मेरे प्यारे हमवतनों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका खैर मकदम है। इन दिनों चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है और हर तरफ क्रिकेट का माहौल है। क्रिकेट में सेंचुरी की अहमियत क्या होती है, ये हम सब बखूबी जानते हैं। लेकिन आज मैं आप सबसे क्रिकेट नहीं, बल्कि भारत ने स्पेस में जो शानदार सेंचुरी बनाई है, उसकी बात करने वाला हूँ। गुज़िश्ता माह मुल्क ने इसरो के 100वें रॉकेट की लॉन्चिंग का मुशाहिदा किया। ये महज एक नंबर नहीं है, बल्कि इससे स्पेस साइंस में नित नई बुलंदियों पर पहुंचने के हमारे अज़्म की भी अक्कासी होती है। हमारी स्पेस जर्नी की शुरुआत बहुत ही मामूली अंदाज में हुई थी। इसमें कदम कदम पर मुख्तलिफ चैलेंज थे, लेकिन हमारे साइंसदान कामयाबी हासिल करते हुए आगे बढ़ते ही गए। वक्त के साथ खला की इस उड़ान में हमारी कामयाबी की लिस्ट काफ़ी तवील होती चली गई। ख्वाह लॉन्च व्हीकल तैयार करना हो, चंद्रयान की कामयाबी हो, मंगलयान हो, आदित्य L1 या फिर एक ही रॉकेट से एक ही बार में 104 सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजने का बेमिसाल मिशन हो। इसरो की कामयाबियों का दायरा बहुत वसी हो रहा है। गुज़िश्ता 10 साल में ही तकरीबन 460 सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं और इसमें दूसरे ममालिक के भी कई सैटेलाइट शामिल हैं। हालिया बरसों में एक बड़ी बात यह भी रही है कि स्पेस साइंटिस्ट की हमारी टीम में नारी शक्ति की शमूलियत लगातार बढ़ रही है। मुझे ये देखकर भी बहुत खुशी होती है कि आज स्पेस सेक्टर हमारे नौजवानों के लिए बहुत फेवरेट बन गया है। कुछ साल पहले तक किसी ने सोचा होगा कि इस शोबे में स्टार्टअप और प्राइवेट सेक्टर की स्पेस कंपनियों की तादाद सैकड़ों में हो जाएगी। हमारे नौजवान जिंदगी में कुछ थ्रिलिंग और एक्साइटिंग करना चाहते हैं। इनके लिए स्पेस सेक्टर एक बेहतरीन ऑप्शन है। साथियों, आने वाले कुछ ही दिनों में हम नेशनल साइंस डे मनाने जा रहे हैं। हमारे बच्चों का, नौजवानों का साइंस में इंटरेस्ट और पैशन होना बहुत मायने रखता है। इसे लेकर मेरे पास एक आइडिया है जिसे आप वन डे एज ए साइंटिस्ट कह सकते हैं। यानी आप अपना एक दिन एक साइंटिस्ट के तौर पर, एक साइंसदान के तौर पर गुजार कर देखें। आप अपनी सहूलत के मुताबिक अपनी मर्जी से किसी भी दिन का इंतखाब कर सकते हैं। इस दिन आप किसी रिसर्च लैब, प्लानिटेरियम या फिर स्पेस सेंटर जैसे मकामात पर ज़रूर जाएं। इससे साइंस के बारे में आपका तजस्सुस और बढ़ जाएगा। स्पेस और साइंस की तरह एक और शोबा है जिसमें भारत तेज़ी के साथ अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। ये शोबा है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाल ही में मैं AI की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पेरिस गया था। वहाँ दुनिया ने इस सेक्टर में भारत की पेशरफ्त की बहुत सताइश की। हमारे मुल्क के लोग आज AI का इस्तेमाल किस किस तरह कर रहे हैं, इसकी मिसाल भी हमें देखने को मिल रही है। अब जैसे तेलंगाना में आदिलाबाद के सरकारी स्कूल के एक टीचर थोडासम कैलाश जी हैं। डिजिटल गीत संगीत में उनकी दिलचस्पी हमारी कई ट्राइबल लैंग्वेजेस को महफूज रखने में बहुत अहम रोल अदा कर रही है। उन्होंने AI टूल की मदद से गुलामी ज़बान में नगमा कंपोज करके कमाल कर दिया है। वो AI का इस्तेमाल गुलामी के अलावा भी कई और ज़बानों में नगमे तैयार करने के लिए कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके ट्रैक हमारे आदिवासी भाई बहनों को खूब पसंद आ रहे हैं। स्पेस सेक्टर हो या फिर AI, हमारे नौजवानों की बढ़ती हुई शमूलियत एक नया इनकलाब बर्पा कर रही है। नई नई टेक्नोलॉजी को इख्तियार करने और इसकी आजमाइश में भारत के लोग किसी से पीछे नहीं हैं। मेरे अजीज हमवतनों, अगले महीने 8 मार्च को ख्वातीन का बैनुल-अक़वामी दिन मनाया जाएगा। ये हमारी नारी शक्ति को सलाम पेश करने का खास मौका होता है। देवी महात्म्या में कहा गया है, विद्या समस्ता तव देवी भेदः, स्त्री समस्ता सकला जगत्सु। यानी सभी तरह के उलूम देवी के ही मुख्तलिफ रूपों की अक्कासी करते हैं और दुनिया की पूरी नारी शक्ति भी इन्हीं का मजहर है। हमारी सकाफत में बेटियों का एहतराम मुक़द्दम रहा है। मुल्क की ख़वातीन ने हमारी जद्दोजहद आज़ादी और आइन तैयार करने में भी अहम रोल अदा किया है। आइन साज असम्बली में हमारा कौमी परचम पेश करते हुए हंसा मेहता जी ने जो कहा था, मैं उन्हीं की आवाज़ में आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। It is in the fitness of things that this first flag that will fly over this august house should be a gift from the women of India.
We have donned the saffron color. We have fought, suffered and sacrificed in the cause of our country's freedom. We have today attained our goals. In presenting this symbol of our freedom, we once more offer our services to the nation. We pledge ourselves to work for a great India, for building up a nation that will be a nation among nations. We pledge ourselves for working for a greater cause, to maintain the freedom that we have achieved. साथियों, हंसा मेहता जी ने हमारी कौमी परचम की तैयारी से लेकर इसके लिए कुर्बानी देने वाली मुल्क भर की खवातीन की देन को सामने रखा था। उनका मानना था कि हमारे तिरंगे में केसरिया रंग से भी ये जज्बा उजागर होता है। उन्होंने एतमाद जाहिर किया था कि हमारी नारी शक्ति भारत को मजबूत और खुशहाल बनाने में अपना बेशकीमत रोल अदा करेगी। आज उनकी बातें सच साबित हो रही हैं। आप किसी भी शोबे पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि खवातीन का रोल और उनकी शमूलियत कितनी वसी है। साथियों, इस बार यौम ख़वातीन पर मैं एक ऐसी पहल करने जा रहा हूं जो हमारी नारी शक्ति के लिए वक्फ होगी। इस खास मौके पर मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट जैसे एक्स, इंस्टाग्राम के अकाउंट्स, उनको मुल्क की कुछ इंस्पायरिंग वुमेन को एक दिन के लिए सपोर्ट करने जा रहा हूं। ऐसे वुमेन जिन्होंने अलग अलग शोबों में कामयाबियां हासिल की हैं, इनोवेशन क्या है, मुख्तलिफ शोबों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। 8 मार्च को वो अपने काम और तजर्बात से हम वतनों को वाकिफ कराएंगी। प्लेटफॉर्म अगरचे मेरा होगा, लेकिन वहाँ उनके तजर्बात, उनके चैलेंजों और उनकी कामयाबियों की बात होगी। अगर आप चाहती हैं कि ये मौका आपको मिले तो नमो ऐप पर बनाए गए खुसूसी फोरम के ज़रिए इसमें शामिल हों और मेरे एक्स और इंस्टाग्राम अकाउंट से पूरी दुनिया तक अपनी बात पहुँचाएँ। तो आइए इस बार यौम ख़वातीन पर हम सब मिलकर गैर मामूली नारी शक्ति को सेलिब्रेट करें, इज़्ज़त अफजाई करें और सलाम पेश करें। मेरे अजीज़ हमवतनों, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उत्तराखंड में मुनक्किदा कौमी खेलों के जोश व जज्बे से लुत्फ़ उठाया होगा। मुल्क भर के 11,000 से ज़्यादा एथलीट्स ने इसमें शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इस इनक़ाद ने देवभूमि के नए रूप को पेश किया। उत्तराखंड अब मुल्क में स्ट्रॉन्ग स्पोर्टिंग फोर्स की शक्ल में भी उभर रहा है। उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इस बार उत्तराखंड 7वें मुकाम पर रहा। यही तो पावर ऑफ स्पोर्ट्स है, जो इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज़ के साथ साथ पूरी रियासत की काया पलट कर देती है। इससे जहां आने वाली नस्लों को तहरीक मिलती है, वहीं कल्चर ऑफ एक्सेलेंस को भी फ़रोग़ हासिल होता है। साथियों, आज मुल्क भर में इन खेलों के कुछ यादगार लम्हात की काफ़ी बात हो रही है। इन खेलों में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाली सर्विसेज की टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। कौमी खेलों में हिस्सा लेने वाले हर खिलाड़ी की भी सताइश करता हूँ। हमारे बहुत से खिलाड़ी खेलो इंडिया मुहिम की देन हैं। हिमाचल प्रदेश के सावन बरवाल, महाराष्ट्र के किरण मात्रे, तेजस शिरसे या आंध्र प्रदेश की ज्योति यारा जी, सब ने मुल्क को नई उम्मीदें दी हैं। उत्तर प्रदेश के जैवलिन थ्रोवर सचिन यादव और हरियाणा की हाई जंपर पूजा और कर्नाटक की स्विमर धिनीदी दे सिंधु ने लोगों का दिल जीत लिया। इन खिलाड़ियों ने 3 नए कौमी रिकॉर्ड बनाकर सबको हैरत में डाल दिया। इस बार के कौमी खेलों में टीनेज चैंपियंस, इनका नंबर हैरान करने वाला है। 15 साल के शूटर गैविन एंटनी, यूपी की हैमर थ्रो खिलाड़ी 16 साल की अनुष्का यादव, मध्य प्रदेश के 19 साल के पोल वॉल्टर देव कुमार मीना ने साबित किया कि भारत का स्पोर्टिंग फ्यूचर बहुत बासलाहियत नस्ल के हाथों में है। उत्तराखंड में मुनक्किदा नेशनल गेम्स ने यह भी दिखाया कि कभी हार न मानने वाले कामयाब ज़रूर होते हैं। कंफर्ट के साथ कोई चैंपियन नहीं बनता। मुझे खुशी है हमारे नौजवान एथलीट्स के डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन के साथ भारत आज ग्लोबल स्पोर्टिंग पावर हाउस बनने के समत तेज़ी के साथ गामजन है। मेरे अजीज़ हमवतनों, देहरादून में नेशनल गेम्स की ओपनिंग के दौरान मैंने एक बहुत ही अहम मौजू उठाया है, जिसने मुल्क में एक नई बहस की शुरुआत की है। ये मौजू है ओबेसिटी, यानी मोटापा। एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी के मसले से निपटना ही होगा।
एक स्टडी के मुताबिक आज हर 8 में से एक शख्स ओबेसिटी के मसले से परेशान है। गुज़िश्ता वर्षों में ओबेसिटी के मामले दुगने हो गए हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा तशवीश की बात यह है कि बच्चों में भी मोटापे का मसला 4 गुना बढ़ गया है। WHO का डेटा बताता है कि 2022 में दुनिया भर में तकरीबन 250 करोड़ लोग ओवरवेट थे, यानी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा वज़न था। ये आदाद शुमार बहुत तशवीश का बाइस है और हम सभी को सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ज़्यादा वज़न या मोटापा कई तरह की परेशानियों को, बीमारियों को भी जन्म देता है। हम सब मिलकर छोटी छोटी कोशिशों से इस चैलेंज से निपट सकते हैं। जैसे एक तरीका मैंने तजवीज़ किया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना। आप तय कर लीजिए कि हर महीने 10% कम तेल इस्तेमाल करेंगे। आप तय कर सकते हैं कि जो तेल खाने के लिए ख़रीदा जाता है, ख़रीदते वक्त ही अब 10% कम ही खरीदेंगे। ये ओबेसिटी कम करने की समत एक अहम कदम होगा। मैं आज मन की बात में इस मौजू पर कुछ स्पेशल मैसेज भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। शुरुआत ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा जी से करते हैं, जिन्होंने खुद कामयाबी के साथ ओबेसिटी पर काबू पाकर दिखाया है। सभी को नमस्ते, मैं नीरज चोपड़ा आज आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में इस बार ओबेसिटी के बारे में चर्चा की है, जो हमारे देश के लिए बहुत ही अहम मुद्दा है। और मैं कहीं ना कहीं इस बात को खुद से भी रिलेट करता हूं, क्योंकि जब मैंने ग्राउंड पे जाना स्टार्ट किया था तो उस टाइम मेरा भी काफ़ी मोटापा था। और मैंने जब ट्रेनिंग स्टार्ट की, अच्छा खाना स्टार्ट किया, तो काफ़ी हेल्थ में मेरे सुधार आया। और उसके बाद जब मैं एक प्रोफेशनल एथलीट बन गया तो उसमें भी मेरी काफ़ी हेल्प मिली। और साथ में बताना चाहूँगा कि जो पेरेंट्स हैं वो खुद भी आउटडोर स्पोर्ट कोई ना कोई खेलने अपने बच्चों को भी लेके जाएं और एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल बनाएं, अच्छा खाएं और अपने शरीर को 1 घंटा या जितना भी टाइम आप दे सकते हैं दिन में वो दें एक्सरसाइज के लिए। और मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि जो खाने में यूज होने वाला ऑयल है उसको 10% तक कम करें, क्योंकि कई बार हम काफ़ी तली हुई चीज़ें, ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिससे ओबेसिटी पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं सभी को कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों से बचें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। बस यही आपसे मैं गुजारिश करता हूँ और साथ उठ के हम अपने देश को ऊपर उठाएंगे। धन्यवाद। नीरज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नामवर एथलीट निखत जरीन जी ने भी इस मौजू पर अपनी बात रखी है। हाय, मेरा नाम निखत जरीन है और मैं 2 टाइम्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन हूँ। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में ओबेसिटी को लेकर जिक्र किया है, एंड आई थिंक इट्स अ नेशनल कंसर्न। हमें अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस होना चाहिए, बिकॉज मोटापा जितनी जल्दी से फैल रहा है हमारे इंडिया में, उसको हमें रोकना चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि हम जितना हो सके हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें। मैं खुद एक एथलीट होके कोशिश करती हूँ कि मैं हेल्दी डाइट फॉलो करूँ, बिकॉज अगर मैंने गलती से भी अनहेल्दी डाइट ले लिया या मैंने ऑयली चीजें खा ली तो जिसकी वजह से मेरे परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है और मैं रिंग में जल्दी थक जाती हूँ। एंड मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं जितना हो सके एडिबल ऑयल जैसी चीजों को मैं कम इस्तेमाल करूँ और उसकी जगह हेल्दी डाइट फॉलो करूँ और डेली फिजिकल एक्टिविटी करूँ, जिसकी वजह से मैं हमेशा फिट रहती हूँ। एंड आई थिंक हम जैसे कॉमन लोग जो है, जो डेली जॉब पे जाते हैं, काम पर जाते हैं, एंड आई थिंक हर किसी को हेल्थ को लेकर सीरियस होना चाहिए और कुछ ना कुछ डेली फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमें बीमारियों जैसे हार्ट अटैक है और कैंसर जैसे बीमारियों से हम दूर रहे और अपने आप को फिट रखें, क्योंकि हम फिट तो इंडिया फिट। निखत जी ने वाकई कुछ अच्छे पॉइंट्स बताए हैं। आइए अब सुनते हैं डॉक्टर देवी शेट्टी जी का क्या कहना है। आप सभी जानते हैं वो एक बहुत ही सरकर्दा डॉक्टर हैं। वो इस मौजू पर लगातार काम कर रहे हैं। I would like to thank our Honorable Prime Minister for creating an awareness about obesity in his most popular Man Ki Baat program. Obesity today is not a cosmetic problem. It is a very serious medical problem. Majority of the youngsters in India today are obese. The main cause of obesity today is poor quality of food intake, especially excess intake of carbohydrates, that is rice, chapati and sugar, and of course large consumption of oil.
Obesity leads to major medical problems like heart disease, high blood pressure, fatty liver, and many other complications. So, my advice to all the youngsters, start exercising, control your diet, and be very, very active and watch your weight. Once again, I would like to wish all of you very, very happy, healthy future. Good luck and God bless. साथियों, खाने में तेल का कम इस्तेमाल और ओबेसिटी से निपटना ये सिर्फ पर्सनल चॉइस नहीं बल्कि अपने कुनबे के तय हमारी जिम्मेदारी भी है। खाने पीने में तेल का ज़्यादा इस्तेमाल हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जैसी बहुत सी बीमारियों की वजह बन सकता है। अपनी खुराक में छोटी छोटी तब्दीलियाँ करके हम अपने फ्यूचर को स्ट्रॉन्गर, फिटर और डिजीज़ फ्री बना सकते हैं। इसलिए हमें बिला ताखीर इस समत कोशिश करनी होगी, इसे अपनी ज़िंदगी में उतारना होगा। हम सब मिलकर इसे खेल खेल में बहुत मौसर अंदाज से कर सकते हैं। जैसे मैं आज मन की बात के इस एपिसोड के बाद 10 लोगों से अपील करूंगा, चैलेंज करूंगा कि क्या वो अपने खाने में ऑयल को 10% कम कर सकते हैं, और साथ ही उनसे ये अपील भी करूंगा कि वो आगे नए 10 लोगों को ऐसा ही चैलेंज दें। मुझे भरोसा है इससे ओबेसिटी से लड़ने में बहुत मदद मिलेगी। साथियों, क्या आप जानते हैं कि एशियाटिक लॉइन, हैंगुल, पिग्मी हॉग्स और लाइन टेल्ड मैकैक इसमें क्या यकसानियत है? इसका जवाब ये है कि सब दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ हमारे मुल्क में ही पाए जाते हैं। वाकई हमारे यहाँ नबातात और हैवानियात का एक बहुत ही वाइब्रेंट इकोसिस्टम है और ये जंगली जानवर हमारी तारीख और सकाफत में रचे बसे हुए हैं। कई जानवर हमारे देवी देवताओं की सवारी के तौर पर भी देखे जाते हैं। वस्ती भारत में कई कबायली फ़िरक़े बागेश्वर की पूजा करते हैं। महाराष्ट्र में वाघोबा के पूजन की रिवायत रही है। भगवान अयप्पा का भी शेर से बहुत गहरा रिश्ता है। सुंदरबन में बोन बीबी की पूजा अर्चना होती है, जिनकी सवारी शेर है। हमारे यहाँ कर्नाटक के हुलीवेशा, तमिलनाडु के पुली और केरला के पुलिकली जैसे कई कल्चरल डांस हैं जो नेचर और वाइल्ड लाइफ के साथ वाबस्ता हैं। मैं अपने कबायली भाई बहनों से भी बहुत तशक्कुर का इजहार करूंगा, क्योंकि वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से वाबस्ता काम में सरगर्मी के साथ शामिल होते हैं। कर्नाटक के बीआरटी टाइगर रिजर्व में शेरों की आबादी में लगातार इजाफा हुआ है। इसका बहुत क्रेडिट सोलिगा ट्राइब्स को जाता है, जो शेर की पूजा करते हैं। इनकी वजह से इस इलाके में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ना के बराबर होता है। गुजरात में भी लोगों ने गिर में एशियाटिक लॉइन के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें महफूज रखने में अहम रोल अदा किया है। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया है कि फितरत के साथ कोएग्जिस्टेंस आखिर क्या होता है। साथियों, इन कोशिशों की वजह से ही गुज़िश्ता कई वर्षों में शेर, तेंदुए, एशियाटिक लॉयंस, राइनो और बारहसिंगा की आबादी में तेज़ी के साथ इजाफा हुआ है। और भारत में जंगली जानवरों की डाइवर्सिटी कितनी खूबसूरत है, ये भी गौर करने की बात है। एशियाटिक लॉयन मुल्क के मगरबी हिस्से में पाए जाते हैं, जबकि टाइगर का इलाका है मशरक़ी, वस्ती और जनूबी भारत। वहीं राइनो शुमाल मशरक़ में मिलते हैं। भारत का हर हिस्सा न सिर्फ फितरत के तई हसास है, बल्कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए भी पुरअज़्म है। मुझे अनुराधा राव जी के बारे में बताया गया है, जिनकी कई नस्लों का नाता अंडमान एंड निकोबार से रहा है। अनुराधा जी ने कम उम्र में ही एनिमल वेलफेयर के लिए खुद को वक्फ कर दिया था। 3 दहाइयों से उन्होंने हरन और मोर के तहफ़्फ़ुज़ को अपना मिशन बनाया। यहाँ के लोग तो इन्हें डियर वुमेन के नाम से बुलाते हैं। अगले महीने के अवाइल में हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाएंगे। मेरी अपील है कि आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से वाबस्ता लोगों की हौसला अफजाई ज़रूर करें। ये मेरे लिए बहुत इत्मीनान की बात है कि इस शोबे में अब कई स्टार्टअप भी उभर कर सामने आए हैं। साथियों, ये बोर्ड एग्ज़ाम का सीज़न है। मैं अपने नौजवान साथियों यानी एग्ज़ाम वॉरियर्स को उनके इम्तहानात के लिए नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। आप बगैर किसी स्ट्रेस के पूरी पॉजिटिव स्पिरिट्स के साथ अपने पेपर दीजिए। हर साल परीक्षा पे चर्चा में हम अपने एग्ज़ाम वॉरियर्स से इम्तहानात से वाबस्ता अलग अलग मौज़ूआत पर बात करते हैं। मुझे खुशी है कि अब ये प्रोग्राम एक इदारा जाती शक्ल इख्तियार करता जा रहा है, इंस्टीट्यूशनलाइज हो रहा है। इसमें नए नए एक्सपर्ट्स भी शामिल होते चले जा रहे हैं। इस साल हमने एक नए फॉर्मेट में परीक्षा पे चर्चा करने की कोशिश की है। एक्सपर्ट के साथ
8 अलग अलग एपिसोड भी शामिल किए गए। हमने ओवरऑल एग्जाम से लेकर हेल्थ केयर और मेंटल हेल्थ के साथ खुराक जैसे मौजूआत को भी कवर किया। वहीं पिछले टॉपर्स ने भी अपने ख्यालात और तजर्बात सभी के साथ शेयर किए। बहुत से नौजवानों, उनके पेरेंट्स और टीचर्स ने इस बारे में मुझे मुरासले लिखे हैं। उन्होंने बताया है कि फॉर्मेट उन्हें बहुत ही अच्छा लगा है क्योंकि इसमें हर मौजू पर तफसील से बात की गई है। इंस्टाग्राम पर भी हमारे नौजवान साथियों ने इन एपिसोड्स को बड़ी तादाद में देखा है। आप में से बहुत से लोगों को इस प्रोग्राम का इनेकाद दिल्ली की सुंदर नर्सरी में किया जाना ये भी बहुत पसंद आया। हमारे जो नौजवान साथी परीक्षा पर चर्चा की इन एपिसोड को अब तक नहीं देख पाए हैं वो इन्हें ज़रूर देखें। ये सारे ही एपिसोड नेमो ऐप पर दस्तयाब हैं। एक बार फिर अपने एग्जाम वॉरियर्स को मेरा यही मैसेज है, बी हैप्पी एंड स्ट्रेस फ्री। मेरे अजीज साथियों, मन की बात में इस बार मेरे साथ इतना ही। अगले महीने फिर नए मौजूआत के साथ हम मिलकर मन की बात करेंगे। आप मुझे अपने खुतूत, अपने पैगामात भेजते रहिए। तंदुरुस्त रहें, खुश रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।